हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। और किस टाइप की कहानी सुनना पसंद करेंगे यह बताइएगा। और जो कहानी मैं अभी सुनाने जा रही हूँ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। श्यामलाल बाबू अपनी पत्नी के साथ आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक चलो बाहर चलो यह कहते हुए कुछ आदमी घर के सामानों को उठाकर बाहर फेंकने लगा। श्याम जी और मीनू जी उन आदमियों का पांव पकड़कर रोने लगे और उनको इस तरह से बेघर न करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। हमारी उम्र तो देखो, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे, हम पर रहम करो। श्याम जी कहें, बुढ़े तुम लोग को पहले ही काफ़ी मोहलत दे चुका हूँ, पर अब और मोहलत नहीं दे सकता है। तुम्हारे बेटे ने पूरे 30 लाख में इस घर को मुझे बेचा है और फिर तुमको अकेला छोड़कर रफ्फू चक्कर हो गया है। इसमें मेरा क्या दोष है? उस आदमी ने कहा, बेटा हमारे बेटे ने हमें धोखा दिया, हमसे धोखे से दस्तखत करवाकर इस घर को बेच दिया है। हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? मीनू जी ने कहा, तुम लोग कहीं भी जाओ, इसका ठेका मैंने नहीं लिया है, मैंने कोई वृद्धा आश्रम नहीं खोल रखा है। पिछले महीने ही तुम लोगों को निकाल रहा था, पर तब भी तुम लोगों का रोना धोना देखकर पिघल गया और 1 महीने का मोहलत दे दी। और अब और नहीं, इस घर को मुझे भाड़े पर देना है। आखिर मेरा भी धंधा है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उस आदमी ने कहा। फिर वह आदमी उससे कहता, सुनो, तुम लोगों को रहने का इंतजाम मैं करवा सकता हूँ। यहाँ पास में ही एक वृद्धा आश्रम है, तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को रहने का इंतजाम वहाँ करवा सकता हूँ। हाँ बेटा, अगर ऐसा करवा सकते हो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, श्यामलाल जी ने कहा। फिर वे दोनों उस वृद्ध आश्रम में रहने चले जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि वहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं सभी अपने घर होते हुए भी यहाँ रहते हैं। किसी के बच्चे ने उन्हें यहाँ खुद छोड़ दिया है या फिर कोई बच्चों से परेशान होकर यहाँ खुद आ गए हैं। उन दोनों को वहाँ रहते हुए कुछ ही समय हुआ था कि उन्हें पता चला कि इस वृद्धाश्रम को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि अब उसका खर्च उठाने वाला कोई नहीं रहा। सारे बुजुर्ग बैठे उदास होकर सोच रहे थे, अब वहाँ से कहाँ जाएंगे? समाज में हम इतने बेकार हैं कि हमारे रहने का कोई ठिकाना ही नहीं, बस दर दर भटके जा रहे हैं। श्यामलाल जी तो सोच रहे थे कि चलो अब हम अपना बुढ़ापा यहीं वृद्धाश्रम में गुजार देंगे, क्योंकि उनके बेटे ने धोखे से उनका सब कुछ हथिया लिया था और ना जाने कहाँ गायब हो गया। अब तो यहाँ से भी निकाला जा रहा है। अब हम और कहाँ जाएंगे? वृद्धा आश्रम के सभी बुजुर्ग को अलग अलग वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा था, तो श्यामलाल जी और मीनू जी को भी एक अलग किसी दूर के शहर के वृद्धाश्रम में भेजा गया। जब उन बुजुर्गों को ले जाया जा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे कोई अनचाहे गाय भैंस हैं। जब उनकी उम्र हो गई और उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ दिया जा रहा है। श्यामलाल जी इस स्थिति में अपने आंसू पोंछते हुए कह रहे थे, मीनू, क्या यह देखने के लिए मैंने एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनवाया था? मैंने सोचा था कि एक छोटा सा घर बनवाऊंगा जिसमें मेरे बच्चे और मैं चैन से रह पाएंगे, पर तब कहाँ पता था कि घर बनाने के बावजूद यूं दर दर भटकना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा, मीनू जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं। फिर उनको किसी अलग शहर के वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। इतने दिनों तक पिछले वृद्धाश्रम में रहते हुए वहाँ के लोगों से काफ़ी लगाव सा हो गया था। फिर नई जगह नए लोग, दोनों को काफ़ी अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन उस वृद्धाश्रम में जो नए आए थे उन सबको बताया जा रहा था कि यहाँ बीच बीच में सबको काम करने ले जाया जाता है। कुछ बड़े लोगों के घर में जब कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, घर के कामों में मदद के लिए आप लोगों को ले जाया जाएगा। इससे वह इस आश्रम को आर्थिक खर्च में मदद करते हैं, जिससे वह आश्रम अच्छे से चल पाए। श्यामलाल जी और मीनू जी तो यह बात सुनकर हैरान। तभी होता है, हम बुढ़े को भी काम पे लगाया जा सकता है और यह बड़े लोग हमें क्यों ले जाते हैं काम के लिए, जबकि वह चाहे तो अच्छे जवान तंदुरुस्त इंसान को काम पर लगा सकते हैं।
क्योंकि जब वो पैसे देंगे तो किसी अच्छे को ही देंगे ना। श्यामलाल जी ने कहा, पता नहीं जी, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। मैं तो फिर भी कर लूँगी, मीनू जी चिंता जताते हुए कहती हैं। अब चलो, अब देखा ही जाए क्या काम देते, श्यामलाल जी ने कहा। उसके बाद वह वहाँ के बुजुर्ग से पूछते हैं, क्यों भाई, देखकर तो तुम मेरे हम उम्र ही लगते हो और तुम यहाँ पुराने भी हो। तुम तो बता ही सकते हो हमें कौन सा काम दिया जाता है। वह आदमी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नए आए हैं, सब्र कीजिए, सब पता चल जाएगा। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। जब हमारे बच्चे ने हमें नहीं बख्शा तो गैरों से क्या उम्मीद करना। कम से कम यहाँ हमें रहने के लिए छत तो दे रहे हैं। यह कहकर वह बुजुर्ग चला गया। श्यामलाल जी उस आदमी के बातों को सुनकर हैरान हो गए और उनके बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। उस दिन वहाँ के कुछ बुजुर्ग का चुनाव हुआ, एक बड़े घर के आदमी के यहाँ पार्टी में काम करने के लिए। बस क्या था, श्यामलाल जी और मीनू जी का भी काम के लिए चुनाव हुआ। जिन बुजुर्ग का चुनाव हुआ उन सभी को शाम में ले जाया जा रहा था। सभी एक बड़े बंगले के अंदर गए। वृद्धाश्रम के अध्यक्ष ने सबको काम देना शुरू कर दिया। जहाँ मीनू जी को रसोई में मदद के लिए कहा गया, वहीं श्यामलाल जी को घर के सारे बाथरूम को सफाई करने को कहा गया। यह सारे काम सुनकर तो वह हैरान ही हो गए। फिर श्यामलाल जी ने कहा, मैं यह काम नहीं करूँगा। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर आप लोग अपना ठिकाना कहीं और देख लीजिए, क्योंकि मुफ्त में कब तक कोई आपको रोटी देगा। आपके बच्चे ने जब आप लोगों को मुफ्त में रखने से मना कर दिया, फिर हम लोग गैर हैं, उस वृद्धा आश्रम के अध्यक्ष ने कहा। नहीं, वह दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यह काम करने को मना कर रहे हैं। आप इन्हें कोई आसान सा काम दीजिए, मीनू जी ने कहा। ठीक है, आप घर के लोगों को चाय पानी दे देना, उस अध्यक्ष ने कहा, और वह वहाँ से चला गया। मीनू, यह तुम क्या कह रही हो? हम यह सब करेंगे? श्यामलाल जी ने कहा। तो फिर क्या हम सड़क पर रहेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता बचा है क्या? वह तो इनका भला हो, कम से कम हमें रख तो रहे हैं, मीनू जी ने कहा। रख क्या रहे हैं मीनू? मुझे अभी अभी पता चला है, इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं हमें काम पर लगवाने के लिए, और इनको हमारे लिए कुछ ज़्यादा खर्च करना होता नहीं है, बस सूखी दाल रोटी ही खिलानी होती है। वह बात अलग है, कम से कम यहाँ हमें छत ही दे रहे हैं रहने के लिए, श्यामलाल जी ने कहा। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। श्यामलाल जी जब सबको चाय दे रहे थे, एक आदमी को उन्होंने पीछे से कहा, साहब चाय। वह आदमी जब चाय लेने पीछे मुड़ा, दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि वह श्यामलाल जी का बेटा मोनू था, जिसकी वजह से वह आज उनकी ऐसी हालत। चाय देकर श्यामलाल जी जाने लगे तो सोनू ने उसे बुलाकर कहा, जरा सुनो। श्यामलाल जी ने कहा, हाँ कहिए, यह चाय तुमने बनाई है? छी, यह कोई चाय है? इसे तुम ही पियो। यह कहकर सोनू ने उस गर्म चाय को श्यामलाल जी के मुंह पर फेंक दिया। श्यामलाल जी गर्म चाय होने की वजह से तिलमिला जाते हैं और रोते रोते कहते हैं, मैंने यह चाय नहीं बनाई, मैं तो बस दे रहा था। ठीक है, जाओ यहाँ से, सोनू ने कहा। श्यामलाल जी ने जाकर एक कोने में बैठकर आंसू छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ मीनू जी आ जाती हैं। वह श्यामलाल जी से उनकी परेशानी का कारण पूछती है। श्यामलाल जी उन्हें सब कुछ बता देते हैं। इस पर मीनू जी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उठकर वहाँ से सोनू के पास जाने लगती हैं। तो श्यामलाल जी उन्हें रोकते हुए पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? उस नालायक को चाटा मारने। इतना सब करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला, अपने पिता पर चाय फेंकता है, मीनू जी ने कहा। उसके आज के हरकत के बाद तुम्हें भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वह कितना नीचे गिर चुका है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उस पर तुम्हारे चाटा मारने का कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ असर होगा? नहीं, उल्टा वह हमारे लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर देगा, श्यामलाल जी ने कहा। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे?
कब से उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसने ऐसा क्यों किया यह जान सके, और अब जब वो हमारे सामने है उसे ऐसे ही जाने दे। मीनू जी ने कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि इसे इसकी भाषा में ही जवाब देने की ज़रूरत है, श्यामलाल जी ने कहा। मतलब क्या करने वाले हैं आप? मीनू जी ने पूछा। मीनू, आजकल के बच्चे को लगता है वह कुछ भी करेंगे और माता पिता उसे सहते रहेंगे, पर वह गलत है। अगर वह पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है तो मैं भी उसका बाप हूँ। सोनू खड़ा था। ए बुढ़ा, जरा इधर आना। सिर्फ चाय ही देगा? जा कुछ खाने को लेकर आ। श्यामलाल जी जाते हैं और उसके लिए मिठाई लेकर आते हैं। मिठाई खाकर मोनू अपना हाथ श्यामलाल जी के कमीज में पोंछ देता है और कहता है, जरा मेरा जूता साफ कर दो, बड़े गंदे हो गए हैं। श्यामलाल जी उसकी ओर आंखें बड़ी करके घूरने लगते हैं। तभी सोनू फुसफुसाकर उसे कहता है कि ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पहले सिर्फ घर से बेघर किया था, अब इस काम से भी निकालकर भूखे मरने की नौबत में ला दूंगा। पता है आज मेरी शादी है। ये जो आप तामझाम देख रहे हो ना, वो मेरे लिए ही है। इस घर की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। जैसा कहता हूँ वैसा करो। आखिर हमारी कौन सी गलती की सज़ा तूने हमें दी? श्यामलाल जी ने कहा। को याद है गलती? जब मैं जुए में पैसे हार गया था, गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, तब आपसे पैसे मांगे थे। आपने क्या कहा था? उल्टा पुलिस से मुझे पकड़वाने की धमकी देने लगे, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मैंने। सोनू ने कहा। बेटा, अपने माता पिता को सड़क पर मरता छोड़ अपनी नई जिंदगी बसाने चला। अरे तू तो किसी का पति बनने लायक ही नहीं है। तू पहले भी जुआरी था, तू आज भी जुआरी है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तू यह शादी भी पैसे के लिए ही कर रहा है, क्योंकि जितना मैं तुझे जानता हूँ, जिम्मेदारी तो तुझ में है ही नहीं। श्यामलाल जी ने कहा। मेरे लिए पैसा ही मेरा जिम्मेदारी है। अब मेरी शादी जहाँ हो रही है ना, उसके बारे में जानकर तो होश ही उड़ जाएंगे। आपके उस घर को बेचने के बाद सारा पैसा फिर जुए में हार गया, पर फिर मेरी लॉटरी राखी के रूप में लगी। पता है, इसे भी आप लोगों की वजह से मैंने पाया। एक बार जान बचाई थी इसकी, फिर अपने अनाथ और अकेले होने का दुखड़ा सुनाया। फिर क्या था, आज के दिन की खुशी आप देख ही सकते हो। सोनू ने कहा। तुझे क्या लगता है दुनिया में एक तू ही चालाक है? हमें जो तू एक बार बेवकूफ़ बनाकर अपने सुधरने का वादा कर धोखे से घर के कागजात पर साइन करवाया था, आज भी तू धोखे से एक लड़की को अपने जाल में फंसाया। सोच रहा है कि बच जाएगा इससे। श्यामलाल अपनी बातें खत्म कर पाते सोनू बोल पड़ता है, तो क्या आप जाकर सबको बताएंगे? पागल बुढ़े, हम दोनों का फासला देख। अभी कहाँ आप एक नौकर और कहाँ मैं इस घर के होने वाला जमाई। कौन विश्वास करेगा आप पर? मैं तो कहता हूँ अपनी भलाई चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ से, वरना पहले से भी बदतर हाल कर दूंगा। बेटा, तुझे हर बात की जल्दी बहुत रहती है। मेरी पूरी बात तो सुन लिया कर। मैं कह रहा था, तू जो बड़ा सीना चौड़ा कर अपनी तारीफ कर रहा था मेरे सामने, यहाँ किसी ने सुन लिया। जरा पीछे मुड़कर देख ले। सोनू जब पीछे मुड़ता है तो उसकी दुल्हन राखी को वहाँ खड़ा देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। बेटा, पहले मैं बहुत रोता था क्योंकि तुझे मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर जब तुझसे मिलकर वह गर्म चाय का स्वाद चखा, कसम खा लिया तुझको भी एक स्वाद चखाऊंगा, सबक जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा। फिर मुझे पता चला आज तेरी ही सगाई है और मैं इस लड़की को तो तेरी सच्चाई बताने चला आया, पर बात यहीं आकर अटक गई। सकपकाते हुए कहा, नहीं राखी, यह सब इस बुढ़े की चाल है, तुम इसकी बातों में मत आओ। कि तभी सोनू के गाल पर एक जोर का चाटा पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? शादी में आए सभी लोग दूल्हे को अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। सोनू कुछ कहता कि एक और तमाचा उसके गाल पर पड़ा। खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो। जो अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, उसका क्या भरोसा कि कल वह मुझे धोखा नहीं देगा।
दुल्हन का ऐसा रुद्र रूप देखकर सभी लोग हैरान से राखी को देख रहे थे। मीनू जी उसके सामने गुस्से में खड़ी होती हैं और कहती हैं, अपने माता पिता के बुढ़ापे के साथ खेलकर चैन नहीं मिला तुझे, अब इसको अपना शिकार बनाने चला है। देख दुनिया कितनी छोटी है, तेरा किया आज तुझी पर आकर पड़ा। तूने हमें बेघर किया, हम एक वृद्धा आश्रम में पहुंचे, वहां से दूसरे वृद्धा आश्रम और वहां से काम से यहाँ। शायद तुझे सजा दिलाना हमारे हाथों में ही लिखी थी। राखी बोली, आंटी अब चिंता मत कीजिए, इस अनाथ को अब इसके असली घर वाले मिलेंगे जेल में। सोनू गिड़गिड़ाते हुए अपने माता पिता से माफी मांगने लगता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे अब माफ नहीं करते। फिर पुलिस आकर फ्रॉड के इल्जाम में सोनू को पकड़ कर ले जाती है। मंडप में मौजूद सभी लोग राखी के लिए ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी ही लड़कियां अपने लिए आगे बढ़कर कदम उठाने लगे तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वह लड़की के साथ कुछ भी गलत करे। राखी को खुश रहने का आशीर्वाद देकर सभी लोग मंडप से लौट जाते हैं। उसके बाद श्यामलाल और मीनू जी भी वहां से जाने लगते हैं कि तभी राखी उन्हें रोककर कहती है, आज आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इसलिए आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है। आपका वह घर जिसको आपसे धोखे से लिया गया था। आज के ज़माने में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां आप लोग असहाय होकर भी मेरे बारे में सोचा, यह जानते हुए भी अगर आप सच साबित ना कर पाए तो सड़क पर आ सकते हैं। आपने यह जोखिम उठाया, इसलिए इतना इनाम तो बनता है। अपने घर को फिर से वापस पाकर श्यामलाल जी और मीनू जी के खुशी के आंसू बह रहे थे, जो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। फिर भी अपने कपकपाते होठों से श्यामलाल जी कहते हैं, बेटा सदा खुश रहो और आगे से किसी पर भी विश्वास करने से पहले हमारा हाल याद कर लेना, जो इन लूटे हुए बुजुर्गों को वापस से उसका ठिकाना दिलाया। आज श्यामलाल जी और मीनू जी अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं और अपने गुजारा करने के लिए ऊपरी हिस्से को किराए पर रख दिया है। उन्हें हर हफ्ते एक आखिर में किसी का बेसब्री से इंतजार होता है और वह है उनकी बेटी राखी। राखी हमेशा ही वहां आती, पूरा दिन वहीं बिताकर फिर शाम को लौट जाती। आज श्यामलाल जी और मीनू जी अपने बेटे को बिल्कुल ही भूल चुके थे, क्योंकि उन्हें एक बेटी जो मिल गई थी। तो कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।